तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसकी वजह से भी ये कुछ इश्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें एक स्पेसिफिक केस है जो स्पेशली आईटी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज या ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे उनका जो एक्टिविटी या ऑपरेशन वो वर्कर का रिपीटेटिव हो सकता है। तो ऐसे अगर एक्टिविटीज है तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है RSI का, यानी कि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी। तो अगर आपकी इंजुरी जो MSD ओरिएंटेड है, नर्व सिस्टम्स ओरिएंटेड है, और वो रेपिटेशन ऑफ वर्क की वजह से होगी, ओवर एक्सर्शन की वजह से होगी, या वाइब्रेशन की वजह से होगी, या मैकेनिकल कॉम्प्रेशन की वजह से होगी, या ऑकवर्ड पोजीशन की वजह से हो सकती है, तो उसको हम RSI कहेंगे। तो आपका एक ही काम है लेकिन रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, और वो वाइब्रेशंस भी वहां पे एनर्जी हो सकती है, ओवर एक्सर्शन भी हो सकता है, या ऑकवर्ड पोजीशन में भी आपको रिपीटेटिव काम करना पड़ता है। अगर ऐसी पोजीशन होगी तो यहाँ पे रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी होने के चांसेस है। तो ये रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी अगर आपको अवॉइड करनी है तो यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज आपको कर सकते हैं, या फिर आपकी जो मूवमेंट है वो ठीक तरह से अगर आप रखेंगे तो भी ये अवॉइड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिस्ट की मूवमेंट दिखाई है, जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है ABC फॉर्म में दिखाया है, या फिर रिस्ट स्ट्रेच भी कर सकते हैं आप, या फिर रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेचेस की एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, या फिर जो फ्लेक्सियन स्ट्रेच जो है वो भी आप कर सकते हैं, या फिर जो प्रोनेशन एंड सुपिनिएशन ऑफ द फोर आर्म्स, ये फोर आर्म्स की भी एक्टिविटी है क्योंकि ये फोर आर्म से कनेक्टेड ही रिस्ट है, और यहाँ पे ये रिस्ट फ्लेक्सियन एक्सरसाइज भी है। क्योंकि अगर आपको एक ही काम, वो भले ही छोटा सब्सटेंस हो या वेट हो, लेकिन वो सेम पोजीशन में अगर आप कंटिन्यू लिफ्ट करते होंगे या फिर उसको अनलोड करते होंगे, तो ये एक्सरसाइज सबसे आपको काम में आएगी, जो एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। और उसके अलावा जो ग्रिप स्ट्रेंथनिंग भी एक्सरसाइज हो सकती है, जो ये फिंगर्स और थम्स को भी स्ट्रेंथ देगी। तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेस है जिसकी वजह से ये जो नर्व्स है, ये नर्व्स भी क्लियर होगी और रिपीटेशन की वजह से उन पे स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ऐसे एक्सरसाइज थ्रू भी आप RSI अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें मेन साइंस सिम्टम्स या कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है। तो ये RSI की वजह से आपको एकिंग या पल्सिंग पेन या टिंगलिंग या वीकनेस जो है वो आ सकती है, और जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर हायर साइड में होगी काम की, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि कंप्यूटर का माउस आप अगर चलाते हैं और दिन भर अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर के माउस के बेसिस पे ही काम होगा, तो इसकी वजह से ये RSI हो सकता है, क्योंकि आप एक ही पोस्चर पे, एक ही गेस्चर में काम कर रहे हैं और एक ही वर्क जो है वो रिपीट करते जा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर माउस का यूज करना ये नॉर्मल एक्टिविटी लगती है। अगर ये नॉर्मल एक्टिविटी होती भी है, अगर आप 1-2 मिनट के लिए काम करते हैं या कुछ मिनट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप 8 घंटा माउस को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे RSI होने के चांसेस हैं। या फिर अगर आप टाइपिस्ट हैं तो ये टाइपिंग की एक्टिविटी भी रिपीटेशन हो सकती है। या फिर आप चाहे ऑफिसर हो, मैनेजर हो, लेकिन आज के डेट में अगर आपको लगता है कि टाइपिंग का आपका वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर RSI हो सकता है। या फिर अगर आपका जो स्वाइपिंग का कुछ काम है, जैसे कि यहाँ पे आप मार्केट में जाके आप कार्ड स्वैप भी करते हैं, तो यही अगर सेम काम कर रहे हैं, आप जो खरीदते हैं तो ठीक है आपको एक ही बार स्वैपिंग करना है, लेकिन जो पर्सन काम कर रहा है उसको दिन भर वही काम करेगा, तो यहाँ पर भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो एक ही काम रिपीटेशन बेसिस पे कर रहा है। या फिर कुछ टूल्स को आपको लेके जाना है, कैरी करना है, दूसरे लोगों को देना है, फिर उसको मदद करनी है, जो हेल्पर काम करता है उस हिसाब से। ये अगर आप टूल्स हाथ में ही लेके 8 घंटा इधर उधर लेके जा रहे हैं, या फिर किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, तो ये ग्रास्पिंग जो एक्टिविटी है, ये ग्रास्पिंग टूल्स एक्टिविटी भी रिपीटेशन बेसिस पे हो गई। या फिर जो असेंबली लाइन पे नॉर्मली जो काम करते हैं वो एक ही स्टाइल में, एक ही गेस्चर पोस्चर्स में काम करते हैं, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, एक ही एंगल से काम करते हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर आपने
कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखे होंगे, तो आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो आउटपुट दिखता है वो एक्चुअली अलग अलग पार्ट्स का असेंबली होता है। तो ये असेंबली लाइन पे अलग अलग असेंबली लाइन करते टाइम आपका जो पोस्चर है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, जैसे आप एक ही स्पोर्ट्समैन है या ट्रेनर है और आप अलग अलग बैचेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये सेम ही काम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी रिपीटेशन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है, ज्यादा टाइम के लिए होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेन इंजुरी हो सकती है, जिसको हम रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजुरी कहते हैं। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, आरएसआई अगर होता है तो ये रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से होता है, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे मसल्स पे प्रेशर आ सकता है या फिर जो टेंडेंस है वो डैमेज हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ये मेन रिस्क है इसमें। और कुछ एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो जिसकी वजह से यह रिस्क भी बढ़ सकता है। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेसिंग द सेम मसल्स थ्रू रिपीटेशन, जैसे अभी नॉर्मली अगर आप एक्सरसाइज भी देखेंगे तो एक्सरसाइज के लिए भी कुछ लिमिट्स होते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज भी ज्यादा कर रहे हैं और सेम पोजीशन में कर रहे हैं, सेम आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप जैसे हमने बात की थी कि सेम पोस्चर के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम होता है। या फिर आपका एबनॉर्मल पोस्चर है और पीरियड ज्यादा है या फिर टाइम ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आप हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करते हैं और उसकी मूवमेंट करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जो फिजिकल कंडीशन है आपके अगर पुअर है और आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर जो इंजुरीज ऑलरेडी हो चुकी है या फिर किस एक्टिविटी की वजह से भी इंजुरी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे रोटेटर कफ टियर भी हो सकता है, या फिर रिस्ट को भी इंजुरी हो सकती है, बैक को भी इंजुरी हो सकती है, शोल्डर को इंजुरी हो सकती है। तो ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स है जहां पर रिपीटेटिव वर्क होने की वजह से इंजुरीज हो सकती है और ये एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल जो आरएसआई वो सीवियर में भी कन्वर्ट होगा अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर इनकेस आरएसआई का इश्यू आपको पता चल गया या आपको सिम्टम्स पता चले, तो ये आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको राइस एक गाइडलाइन है, यानी कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशर एंड एलिवेशन। तो यहाँ पे आपको रेस्ट लेना चाहिए। आप ये जो हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं आइस का यूज करके भी आप आरएसआई मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका जो इंटेंसिटी वो मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ वैक्सीनेशन के बाद, इंजेक्शन के बाद भी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आपको आइस क्यूब यूज करना है उस जगह जहां पे स्वेलिंग के चांसेस है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर्टिकुलर केमिकल का आपके बॉडी में अगर ठीक तरह से नहीं होता है तो वहां पर भी आइस की वजह से या फिर जो बर्फ है वो बर्फ की वजह से चेक कर सकते हैं। या फिर जो कॉम्प्रेशन है उसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एलिवेशन का यूज करके भी आप जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये सभी बातें राइस के अंदर आती है जिसकी वजह से आप आरएसआई अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा है NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ट्राई करेंगे वो NSAIDs को, शायद वो ओरल थ्रू जा सकता है या फिर कुछ इंजेक्शन थ्रू भी जा सकता है। अगर यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करेगा तो फिर आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन ले सकते हैं। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन की वजह से भी वहां पे एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी और जिसकी वजह से शायद आपकी आरएसआई का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है, लेकिन इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। जो पर्सन्स या जो पेशेंट्स कंटिन्यू बेसिस पे स्टेरॉइड इंजेक्शन लेते हैं तो उनको कंटिन्यू स्टेरॉइड इंजेक्शन ही लेना पड़ते हैं। तो इसलिए आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन एज अ बूस्टर काम करना है और उसकी वजह से बाद में आपकी एक्सरसाइज के बेसिस पे आपकी एक्टिविटी नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पाती है तो फिर आपको कंटिन्यू बेसिस पे स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने की जरूरत हो सकती है। उसके अलावा जो मेन एक्सरसाइजेस है, ये फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट जो रहती है, जो फिजियोथेरेपी गाइड करते हैं
तो ये फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जिसकी वजह से स्ट्रेस रिडक्शन हो सकता है, आप रिलैक्स कर सकते हैं, और कुछ ट्रेनिंग थ्रू भी आपका जो RSI वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो RSI का इफेक्ट आपको मिनिमाइज करना है। उसके अलावा जो जहाँ पे पॉइंट्स है, जहाँ पे एक्चुअली आपको लगता है कि ये मसल्स का इश्यू है या कॉम्प्रेस हो चुका है या टेंडन्स का इश्यू है, तो वो पॉइंट आपको रैप करना है। तो वहां पे इजीली वापस से ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए या इफेक्ट मिनिमाइज करना चाहिए। उसके लिए रैपिंग भी एक मेथड है, लेकिन ये फिजिशियन आपको बताएंगे, उसके बाद ही आपको ये फॉलो करना है। उसके अलावा अगर इन केस ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, आपको लगता है कि ये करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड आपका वर्क स्टेशन डिजाइन पे, या फिर जो आपका चेयर टेबल एडजस्टमेंट है या आपका जो डेस्क एडजस्टमेंट है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगे, और उसके बाद आपको शायद रिलैक्स हो जाएगा, और उससे फिर पता चलेगा कि हाँ ये आपको अभी कंफर्टेबल फील होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो बस के ड्राइवर होते हैं या फिर लॉन्ग टूर वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, तो उसमें चेयर का प्लस माइनस वो एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में जो कुशन है वो कुशन भी चेंज कर देते हैं, या फिर जो उनका चेयर है वो चेयर भी नॉर्मली वो मेश टाइप का चेयर यूज करते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं कि आपका टाइप ऑफ वर्क क्या है उस हिसाब से। अगर आपको ड्राइविंग जैसे काम है जो कंटिन्यू एक ही टाइम आपको करना पड़ते हैं, 4-4 5-5 घंटे आपको विदाउट ब्रेक काम करना पड़ता है, तो उसके लिए एर्गोनॉमिक डिजाइन अलग रहेगा। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसके लिए एर्गोनॉमिक डिजाइन अलग रहेगा। अगर आपका कंटिन्यू काम नहीं है लेकिन वर्क सेम रिपीटेशन हो सकता है, जैसे चाहे सीटिंग एंड स्टैंडिंग होगा, लेकिन सेम टाइप का वर्क अगर होता है तो उसके लिए शायद वर्क स्टेशन डिजाइन अलग होगा। तो ये एर्गोनॉमिक्स भी आपको सोचना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे RSI का इफेक्ट कम हो जाए। तो इसीलिए कुछ कॉमन टिप्स भी है यहाँ पे कि आपको जहां पर भी आप बैठते हैं तो वहां पे आपको स्ट्रेट मूवमेंट में बैठना चाहिए, तो पोस्चर आपका ठीक तरह से होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर ठीक तरह से है तो आपके जो मसल्स है उस पर स्ट्रेस नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको RSI का इश्यू कम हो सकता है। या फिर जो आपका फोकस है वो फोकस भी ठीक तरह से होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिजिकली आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी भी आपको ठीक तरह से करनी चाहिए, और ये अगर आप करते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। अगर आपका वर्क स्टेशन अच्छी तरह से डिजाइन नहीं है तो वो पहले डिजाइन कर लीजिए, और जैसे ही वर्क स्टेशन डिजाइन होगा तो उस पर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ कंफर्टेबल फील होता है। वो कंफर्ट फीलिंग या बॉडी के रिएक्शन ही, बॉडी के सिम्टम्स ही आपको मेनली बताते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। फिर जो मेन चेयर है उसका पोजीशन भी देख लीजिए, आपका लोअर बैक या फिर जो अपर बैक है या फिर नेक पोजीशन है, फीट की पोजीशन है, वो भी ठीक तरह से होनी चाहिए, जिसकी वजह से RSI, CTS, CVS या MSDs के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। आपका जो थाई है वो थाई की पोजीशन भी ठीक तरह से होनी चाहिए, जो नॉर्मली ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो रेस्ट पोजीशन में रहे, और जो आपके हैंड्स और रिस्ट है, फोर आर्म्स है, वो भी अलाइन होने चाहिए, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट रहेंगे और जिनमें स्ट्रेन कम होगा या फिर स्ट्रेन अवॉइड ही होगा। आपके जो एल्बोज है वो भी कीबोर्ड के अलाइनमेंट में होने चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रेन कम हो सकती है। आपके जो सिटिंग पोजीशन, अगर आपको क्रॉस लेग की आदत है तो ये क्रॉस लेग की आदत आपको अवॉइड करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आदत है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल ग्राउंड पोजीशन में ये थाइज भी पैरेलल नहीं होते हैं, और जो रेस्ट पोजीशन होती है लेग्स की वो भी नहीं हो पाती है, जिनकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हो सकते हैं। और जो कंप्यूटर बेसिस पे आप काम करते हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्रेक लेना चाहिए, और उसमें भी जो अलग अलग ब्रेक्स हमने बताए, जैसे 20-20-20 का एक रूल बताया था, या फिर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद कम से कम 15 मिनट का ब्रेक आपको लेना चाहिए। तो ये अलग अलग ब्रेक्स हैं, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड है। तो ये स्पेशली हमने जो बात की थी कि आज के डेट में IT इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड है या सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड है, इसलिए आपको डेस्कटॉप का मेन काम या डिजाइन करना जरूरी है। स्क्रीन अच्छी तरह से आपको एक हाइट पे लेना जरूरी है,
और उसके बाद में स्क्रीन और आपके आंखों में डिस्टेंस मेंटेन रखना जरूरी है। उसके अलावा जो नेक शोल्डर्स का मूवमेंट है, आर्म्स का मूवमेंट है, वो भी ठीक तरह से आपको करना है। उसके अलावा जो डे लाइट है आपका, अगर डे लाइट में मैक्सिमम आप काम करेंगे तो वो अच्छा होगा, वो अच्छी प्रैक्टिस होगी, ना कि नाइट शिफ्ट में काम करना। और जो एर्गोनॉमिक वर्क स्टेशन अगर आपने डिसाइड कर लिया, या फिर जो स्ट्रेच एक्सरसाइज आपने कर ली है, या फिर अगर आपने बीच में ही वॉक ले लिया एक 10-15 मिनट का, तो भी यहाँ पे रिकवरी के लिए उसको टाइम मिलता है। जो भी मसल्स या नर्व्स या जो स्केलेटन से वो अगर स्ट्रेच होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे रिकवरी के लिए भी आपको टाइम मिल सकता है। तो अलग अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक अराउंड ले सकते हैं, ब्रेक्स ले सकते हैं, और हर एक पॉइंट आपको देखना है, चाहे वो फिंगर्स रहो, चाहे वो थंब रहो, या एल्बोज रहो, रिस्ट रहो, शोल्डर्स रहो, ये हर एक मूवमेंट जहां पे होती है, जहां पे स्ट्रेंथ डेवलप होने के चांसेस है, ये हर एक पॉइंट पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा जो आपके अलग अलग पोस्चर्स होंगे, तो वो पोस्चर्स भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हर एक का बॉडी उसके हिसाब से जो वेट, उसका हाइट वो भी अलग अलग होगा, उस हिसाब से भी आपको ये सब बातें डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पे फटीग अवॉइड करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालने होंगे। जैसे यहाँ पे एंटी फटीग मैट भी आती है, या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं कंटिन्यूस सिटिंग पोजीशन में काम करते होंगे, तो आपको बीच में ही थोड़ा ब्रेक लेके स्टैंड होना चाहिए, या फिर वॉक अराउंड लेके आना चाहिए। ये ऐसे अलग अलग बहुत सारे गाइडलाइंस है, जिसके बेसिस पे आपको जो RSI वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो न्यू सिस्टम्स आ चुका है, या फिर जैसे अभी हम बात करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से अभी ऑनलाइन एजुकेशन को मोटिवेशन मिला है, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से अभी स्कूल चिल्ड्रंस भी मोबाइल्स यूज करते हैं, और अभी ऑफिसेस वाले तो ऑलरेडी लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं। और जहाँ पे अभी आपको एक्चुअल में प्रैक्टिसेस पे या ऑन साइट जाना मनाही की गई, वहां पर भी आपको वापस लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल्स का यूज करना पड़ता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी है, जिसकी वजह से RSI, CVS, CTS या MSDs जैसे जो इश्यूज है वो आप अवॉइड कर सकें। थैंक यू।